हूँ श्वेता झा। चुनाव आज तक में आप सभी का स्वागत है। एनडीए सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। ये पहले से ही तय था क्योंकि सदन में सरकार को 330 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन हासिल था। विपक्ष द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव से सरकार फायदे में ही रही। जैसा कि प्रस्ताव पर बहस के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए फील्डिंग विपक्ष ने सजाई, लेकिन चौके छक्के सत्ता पक्ष की ओर से ही लगे। आइए 10 पॉइंट में समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को क्या हासिल हुआ। पहला, अविश्वास प्रस्ताव भले ही मणिपुर मुद्दे पर लाया गया हो, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे विपक्ष को घेरने के मौके के रूप में लिया। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अर्थव्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों पर एनडीए के सांसदों ने विपक्ष पर जमकर वार किए और उसे उसके ही दांव से चित्त करने की कोशिश की। दूसरा, मणिपुर मसले पर भी सरकार ने विपक्ष की आलोचना की धार कुंद कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुद्दे पर विस्तार से सरकार का पक्ष रखा। वे ये मैसेज देने में सफल रहे कि सरकार इस पर शुरू से ही गंभीर थी, लेकिन विपक्ष सदन की कार्रवाई बाधित कर इस पर चर्चा नहीं करने दे रहा था। रही सही कसर प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के अंत में अपने जवाब से पूरी कर दी। उन्होंने मणिपुर को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए देश को आश्वासन दिया कि राज्य में जल्द ही शांति लौटेगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार जरूरी कदम उठा रही हैं। तीसरा, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान सरकार ने अपनी उपलब्धियां भी जमकर गिनाई। सत्ता पक्ष के हर वक्ता ने सरकार के 9 साल के कामकाज गिनाए, साथ ही यूपीए के 10 साल और एनडीए के 9 साल के शासन के फर्क को आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद, नारकोटिक्स, महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी जैसे मुद्दों पर एनडीए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग, एक्सपोर्ट और डिफेंस प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में अपने मंत्रालय की उपलब्धियां तो गिनाई ही, यूपीए सरकार के कार्यकाल की खामियों को भी आंकड़ों के जरिए समझाया। चौथा, सत्ता पक्ष ने बहस के दौरान विपक्षी गठबंधन के विरोधाभासों पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ काम करती रही हैं, लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ एक साथ आ गई है। इस मुद्दे पर भी महफिल प्रधानमंत्री मोदी ने ही लूटी। मोदी ने कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसकी वजह यह थी कि शायद बंगाल से कोई फोन आ गया। पांचवा, एनडीए गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अपनी एकजुटता दिखाने में तो सफल रहा ही, समर्थन का दायरा बढ़ाने में भी कामयाब रहा। एनडीए में शामिल दलों के नेताओं ने सदन में मजबूती से सरकार का पक्ष रखा और विपक्ष के हर आरोप की धज्जियां उड़ा दी। अपना दल सोनेलाल या अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनडीए सरकार में गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीबों को आवास, शौचालय, पानी मिला है। सरकार ने उन्हें राशन उपलब्ध कराया है और स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया है। विपक्ष हमारी उपलब्धियां नहीं देख पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का मान बढ़ाया है। इतना ही नहीं, प्रस्ताव पर बहस के दौरान वाईएसआर कांग्रेस, बीजेपी और टीडीपी जैसी पार्टियां भी सरकार के समर्थन में दिखी, जबकि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। छठा, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बीजेपी उन राज्यों में भी अपना मैसेज पहुंचाने में सफल रही जहां आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अपने नेताओं को वक्ताओं में शामिल कर बीजेपी ये बताने में सफल रही कि उसके लिए ये राज्य कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में कांग्रेस के चुनावी वादों की चर्चा कर इन राज्यों के लोगों को संदेश दिया कि ये पार्टी केवल भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गारंटी है, इसलिए ऐसे वादों पर लोग भरोसा ना करें। सातवां, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान एनडीए ने बड़ी चालाकी से कांग्रेस को अलग अलग करने की कोशिश की। एनडीए के वक्ताओं ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा, लेकिन देश की हर समस्या के लिए पहले की कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। मणिपुर पर लेकर केंद्र सरकार पर लग रहे आरोपों के जवाब में सत्ता पक्ष ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की जोर शोर से चर्चा की। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है।
1984 के सिख दंगों से लेकर कश्मीरी पंडितों तक के मामले में सत्ता पक्ष ने कांग्रेस को घेरा। 8वां, एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने से पहले ही तय कर लिया था कि वो परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विपक्ष को घेरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बहस से पहले बीजेपी सांसदों की मीटिंग में उन्हें ये मंत्र दिया था। सदन में बहस के दौरान सत्ता पक्ष के हर वक्ता ने इसका पालन किया। इसके अलावा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी बीजेपी सांसदों ने अपनी बात जोर शोर से रखी, जो पार्टियों का कोर इशू है। इसलिए बहस के दौरान बार बार पाकिस्तान और चीन की चर्चा हुई। 9वां, इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में चुनाव के लिए एजेंडा सेट करने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से बजी तालियां और मेजों की थपथपाहट ने यह भी बता दिया कि बीजेपी जोश में है और चुनावों के लिए तैयार होने के साथ सत्ता में वापसी के लिए भी आश्वस्त है। 10वां, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह जता दिया कि पीएम पद के लिए उनके मुकाबले में कोई नहीं है। भाषण के दौरान कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी पर उनके हमलों के पीछे यही रणनीति थी। विपक्षी गठबंधन में पीएम पद के चेहरे को लेकर तमाम मतभेद हैं, लेकिन राहुल गांधी एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। मोदी ने इसी का ध्यान रखते हुए दूर की बाजी खेली और राहुल को कमतर साबित करने के साथ खुद को देश के सर्वमान्य नेता के रूप में पेश किया। अपने भाषण के दौरान विपक्ष के वॉकआउट को भी वे उसके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के रूप में पेश करने में सफल रहे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी हर एक खबर और विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक।